क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, परसेंटेज ऑफ अ सेलेनियम इन अ पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम। आपको यहाँ पे एक अननोन कंपाउंड दिया गया है और उसमें आपको किसी एक एटम का परसेंटेज दिया गया है और क्वेश्चन ने आपसे इस अननोन मॉलिक्यूल का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कंपाउंड दिया गया है पर ऑक्सीडेज एंजाइम और इस अननोन मॉलिक्यूल में आपको किसी एक एटम का परसेंटेज दिया गया है, सेलेनियम का दिया गया है 0.5% बाय वेट दिया गया है और क्वेश्चन ने आपसे इस अननोन मॉलिक्यूल का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। ठीक है, अब आपको इस अननोन कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जिस एटम की जानकारी दी गई है उस एटम का एटॉमिक मास रखेंगे इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू n अपॉन 100। ठीक है, सॉरी अपॉन परसेंटेज बाई वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो n की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम यहाँ पे आपको दिया गया 78.4 इंटू 100 इंटू n की वैल्यू 1 आ जाएगी अपॉन और नीचे आपको परसेंटेज बाय वेट दिया गया है 0.5 दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15,680। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आंसर फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो जाएगा 1.568 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। Question number 52, which of the following element does not form stable diatomic molecule? सेकंड आंसर होगा फास्फोरस होगा। जो फास्फोरस होता है ये P2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि जो फास्फोरस होता है ये P4 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, the reactivity order of halide in dihydrohalogenation reaction is a। क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे रिएक्टिविटी ऑफ अ एल्किल हैलाइड पूछी है इन डाईहाइड्रोहैलोजिनेशन में। तो हम कहेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टूवर्ड्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब यहाँ पे E1 या E2 एलिमिनेशन होगा। इज अट्रैक्टिव फॉर द होता है लिविंग पावर, इज अट्रैक्टिव फॉर लिविंग पावर के डायरेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउन द ग्रुप एल्किल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। डाउन द ग्रुप जब आप नीचे आएंगे, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग पावर, यहाँ पे लिविंग पावर इंक्रीज कर जाती है। अगर लिविंग पावर इंक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टूवर्ड्स एलिमिनेशन E1 या E2 इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ये आएगा, डाउन द ग्रुप जाने पे एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो आंसर का हो जाएगा सेकेंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा भाई, क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन दी गई हैं और इन चारों रिएक्शन को देख कर आपको बताना है कि इनमें से कौन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगी। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन आपको दी गई है
आइए, हमें यहाँ बताना है कि कौन सी रिएक्शन फ्री रेड का सब्स्टिट्यूशन देगी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया Cl2 दिया गया है इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। अगर आपको फ्री रेड का सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगी चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन, जो चैन इनिशिएशन होती है यहाँ पे होता है जनरेट, यहाँ पे जनरेट फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आपको दिया गया Cl2 दिया गया है, Cl दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जब आप Cl2 को सनलाइट की प्रेजेंटेशन में लेके जाएंगे तो यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन होगा तो यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होती है वहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फिर सेकंड स्टेप होगी, ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप, और ये हो जाएगी अब आपकी सेकंड स्टेप। यहाँ पे होगा चैन प्रोपोगेशन। जो चैन प्रोपोगेशन होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल क्या करता है, किसी स्टेबल मॉलिक्यूल पे आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया टॉलिन दिया गया है। अब जो फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन होगा ये बेंजीन पे नहीं होता है, ये होगा मीथेन पे होगा और ये होगा मिथाइल पे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा और ये वाला हाइड्रोजन अपने फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन को लेके इस सेल के साथ अलग हो जाएगा और यहाँ पर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा HCl, और साथ में यहाँ बन जाएगा एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब यहाँ पे बन गया टॉलिन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल था, जब फ्री रेडिकल ने आके इस पर अटैक किया तो एक फ्री रेडिकल बन गया। अब ये वापस से अपने आप को स्टेबल मॉलिक्यूल में बनाना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वापस से आएगा और Cl पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएंगे और ये दोनों आके आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2Cl। ठीक है, ये आपका बनेगा मॉलिक्यूल बनेगा। तो हाँ, पहला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये आपका एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है। तो आंसर का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55, among the following the most reactive towards alcoholic KOH। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए अल्कोहलिक KOH के प्रति इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी। तो इसका आंसर होगा सेकंड आंसर होगा इसका। ठीक है, आइए देखिए कैसे होगा सेकंड आंसर इसका। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपने ले लिया अल्कोहलिक KOH लिया। अब आप यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले रहे हो तो यहाँ पे होगा E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इस बारे कार्बन से एक Br निकलेगा तो एक कार्बन कहलाएगा अल्फा कहलाएगा। इसके जस्ट बगल में होगा बीटा कार्बन और यहाँ से एक H+ आयन निकलेगा। जब यहाँ से एक Br- आयन निकलेगा और यहाँ से एक H+ आयन निकलेगा तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। Br यहाँ चला गया, CH2 यहाँ चला गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी हो रही है
मतलब यहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, अगर जो प्रोडक्ट रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा तो उसके रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, 98% बाई वेट ऑफ अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल है H2SO4, जिसका परसेंटेज बाई वेट आपको दिया गया है 98%। यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट आपको दिया गया है 98%। ठीक है, और क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसकी डेंसिटी आपको दी गई है 1.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स दी गई है, और द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। और क्वेश्चन ने आपसे इसकी मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी पूछी है। ठीक है, आइए देखिए, परसेंटेज बाई वेट आपको गिवन है, डेंसिटी आपको दी गई है, और क्वेश्चन ने मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी पूछी है। तो यहाँ पे आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से आपकी मोलरिटी निकल आएगी, परसेंटेज बाई वेट गिवन 98%, डेंसिटी आपको गिवन है 1.96 गिवन है इंटू 100 अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 98 होगा। तो यहाँ से इसकी मोलरिटी आ जाएगी 19.6 मोलर। ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई, मोलरिटी आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है। तो यहाँ पे अब आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर F। हमें नॉर्मलिटी निकालनी है, मोलरिटी इसके आगे 19.6 मोलर आ गया, 19.6 मोलर आ गया। H2SO4 की का वैलेंस फैक्टर होगा 2 होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 6 दूना 12, तो 39.2, ये इसकी आगे नॉर्मलिटी आ गई। तो आंसर हो जाएगा 19.6 मोलर एंड 39.2 मोलर नॉर्मलिटी। सेकंड आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57, मैच द राइट कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आइए, यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और यहाँ पे उनके यूजेस आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पे राइट मैचिंग बतानी है। लिक्विड N2 का इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। लिक्विड N2 का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। N2 गैस का यूज़ किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर इन स्टील इंडस्ट्री में इनर्ट एटमॉस्फेयर को बनाए रखने के लिए हम N2 गैस का यूज़ करते हैं। HNO3 का यूज़ किया जाता है पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में इस्तेमाल किया जाता है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है ड्राई अमोनिया में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट मैचिंग आएगी वो आएगी, फर्स्ट इज B, सेकंड इज A, थर्ड इज C एंड फोर्थ इज D। ये आपकी राइट मैचिंग होगी। आंसर हो जाएगा BACD। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या किया है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एल्किल हैलाइड दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है। और क्वेश्चन ने आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है,
यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है और साथ में आपको दिया गया एल्किल हैलाइड दिया गया है। रिएक्शन को देख के लगा है कि यहाँ पे SN1 होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सबसे पहले यहाँ से Br- बाहर निकलेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी अब हमने क्या किया, इस एल्किल हैलाइड के ऊपर डाला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को डाला। अब देखिए क्या करेगा कि यहाँ से Br- बाहर निकल जाएगा तो इस वाले कार्बन को पाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे जब बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये बन गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे यदि किसी प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के सेंटर वाले एटम पे आ जाए तो टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और हम जानते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ पे होगा 1,2 हाइड्राइड रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा कि ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके इस वाले कार्बन से लग जाएगा। अब इस वाले कार्बन के पास से 2 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन आपका बनेगा अब वो बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये बन गया आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सेकंड स्टेप पे ये न्यूक्लियोफाइल आके इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो आपको जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ये बनेगा। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। सबसे फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जाके अंदर अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनेगा फोर्थ वाला बनेगा। आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 59, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन अ लैबोरेटरी बाय द रिएक्शन। लैब में अगर आपको लैब में नाइट्रिक एसिड को कैसे फॉर्मेशन किया जाएगा, अगर आपको लैब में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे आप फर्स्ट आ ग्रुप के नाइट्रेट लेंगे, फर्स्ट आ ग्रुप नाइट्रेट लेंगे और उसकी रिएक्शन करा देंगे कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रिक एसिड बनेगा प्लस सॉल्ट बनेगा। तो आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, सेकंड आंसर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप का नाइट्रेट लिया गया है और साथ में लिया गया कंसंट्रेशन H2SO4 लिया गया है। जब फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट और कंसंट्रेशन H2SO4 आपस में ट्रीट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्लस मेटल अपना सॉल्ट बनाएगी K2SO4। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 60, ml of 0.2 molar sodium hydroxide is a mixed with a 25 ml of 0.2 molar sulfuric acid। आइए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक आपको दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी जानकारी आपको दी गई है। 50 ml इसका वॉल्यूम दिया गया है, 50 ml वॉल्यूम दिया गया है और कंसंट्रेशन दी गई 0.2 मोलर दिया गया है। और दूसरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है
स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसकी जानकारी आपको दी गई है। 25 ml का वॉल्यूम लिया गया है और कंसंट्रेशन ली गई 0.2 मोलर लिया गया है। अब हमने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाया, इन दोनों सॉल्यूशन को हमने आपस में मिलाया तो एक मिक्सचर तैयार हो गया। ये एक मिक्सचर तैयार हुआ और क्वेश्चन ने आपसे इस मिक्सचर का नेचर पूछा है कि बताइए मिक्सचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया है। अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो हम सॉल्यूशन का नेचर नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इन दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट। इस सॉल्यूशन में जिसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन उसी के नेचर को अडॉप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों का निकालना पड़ेगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिलीग्राम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर एफ। वॉल्यूम दिया गया 50 ml दिया गया है, मोलरिटी 0.2 दी गई है और इसका वैलेंस फैक्टर होता है 1 होता है। तो यहाँ से इसका जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर एफ। वॉल्यूम दिया गया 25 ml वॉल्यूम दिया गया है, मोलरिटी 0.2 है और H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 होता है। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आप देखिए सॉल्यूशन में दोनों का मिलीग्राम आपस में इक्वल है तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा, इस सॉल्यूशन का जो नेचर हो जाएगा वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 61, लुकास रीजेंट। क्वेश्चन पूछा कि बताइए लुकास रीजेंट क्या होता है। तो जो लुकास रीजेंट होता है, लुकास रीजेंट एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेशन HCl होता है, ये कहलाता है लुकास रीजेंट कहलाता है। जो लुकास रीजेंट होता है इसका हम यूज करते हैं, इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लुकास रीजन का यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। लुकास रीजन होता है क्या है, एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेशन HCl होता है। को क्वेश्चन ने आपसे लुकास रीजन की जानकारी मांगी थी जो कि होगा एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेशन HCl होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या किया कि आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन ने आपसे रिएक्टेंट ए की जानकारी मांगी है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 4 रिएक्टेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा कि बताइए यहाँ पे ए क्या होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे आइए यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, एक स्थान पे हम लेंगे फर्स्ट ऑप्शन लेंगे जहाँ पे आपको दिया गया सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है। तो यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन उठाया सेकेंडरी अल्कोहल। यह आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है। अब सेकेंडरी अल्कोहल पे हम डाल रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम देखिए होता क्या है, जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है यदि आप इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल पे पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होके कीटोन बना लेता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा कीटोन। याद रखिएगा, जब सेकेंडरी अल्कोहल पे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट भी बनेगा कीटोन बन गया। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे कीटोन बन गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, अब आपने इसकी रिएक्शन करा दिया ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ GI, और साथ में आपने लिया है, पहले यहाँ पे आपने क्या किया, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट को लिया इन प्रेजेंट ऑफ अ ड्राई ईथर। आप ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट को वाटर के साथ नहीं ले सकते क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट आएगा इन प्रेजेंट ऑफ अ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को प्लस चाहिए होता है तो ये मिथाइल ग्रुप क्या कहेगा, जाके इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ बन जाएगा यहाँ पे आ गया मिथाइल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन से आके लग जाएगा MgI लग जाएगा, मैग्नीशियम आयोडाइड लग जाएगा। ठीक है, आइए अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में एसिडिक वाटर होगा। सेकंड स्टेप में एसिडिक वाटर होगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन पास क्या लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसके H+ आयन को खींच लेगा। तो यहाँ से आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। CH3 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा टर्सी अल्कोहल बन जाएगा। ये हो जाएगा टर्सी अल्कोहल हो जाएगा। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है इसका, यस 1 2 3, हाँ यस। ये देखिए यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है टर्सी अल्कोहल है, और ये कैसा है, टर्सी अल्कोहल है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट A होगा वो ये होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। Ten grams of hydrogen and 64 grams of oxygen were filled in a steel vessel। आइए देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास H2 गैस है प्लस O2 गैस है इन अ स्टील वेसल में। ठीक है, दोनों गैसें आपस में ट्रीट करेंगी और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको 10 ग्राम हाइड्रोजन दी गई है और 64 ग्राम ऑक्सीजन दी गई है। मस्ट बी रिएक्शन बैलेंस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेट दिया गया है, वेट को आप मोल में कन्वर्ट करेंगे इनके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 हो जाएगा तो इसके मोल आ जाएंगे 5 मोल आ जाएंगे। O2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 32 होगा तो इसके मोल आ जाएंगे 2 मोल आ जाएंगे। इतना काम हो गया। अब सेकंड काम होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा। तो यहाँ पे O2 जो होगा ये होगा लिमिटिंग रीजेंट होगा। जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वो रिएक्शन के दौरान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जब इसका 1/2 मोल डिकम्पोज होता है तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। 1/2 मोल जाने पे 1 मोल वाटर बनता है, तो 2 मोल जाने पे 4 मोल वाटर बनेगा। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे होंगे 4 मोल वाटर। आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64।
हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडीन आर लिबरेटेड व्हेन 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और साथ में ले लिया पोटेशियम आयोडाइड। आइए, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस और बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। जगह नहीं यहाँ पे, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। प्लस Cr2SO4 का होल साइज प्लस वाटर रिलीज होगा और यहाँ पे जो आयोडाइड है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेने पे यहाँ पे कितने I2 के मोल बनेंगे। तो मस्ट भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे पहले। यहाँ पे आइए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। भाई यहाँ पे 3 मोल पोटेशियम है और यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 दूना 8, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। पोटेशियम बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 6 मोल आयोडीन हो गया, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 मोल आयोडीन हो गया। ठीक है, 3 मोल आयोडीन हो गया और 6 पोटेशियम 3 मोल आयोडीन। अब यहाँ पे देखिए सल्फेट कितने 3 और 4 7 हैं, तो यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 7 दूना 14, 7 दूना 14। ठीक है, आइए तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेने पे, यहाँ पे 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट के लेने पे 3 मोल आयोडीन का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 मोल आयोडीन का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर हो जाएगा 3rd। आइए क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखनी थी और रिएक्शन को आपको बैलेंस करना था। 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेने पे 3 मोल I2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको I2 के कितने मोल बनेंगे ये आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। आपको बताना है कि इस रिएक्शन में मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पे इन्होंने लिया है ईथर लिया है और साथ में लिया HI लिया है। देखिए होता क्या है, ईथर को जब हम ट्रीट करते हैं HI के साथ लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ डाई ईथर, सॉरी ईथर को जब आप HI के साथ लेते हैं तो सिंपली होता क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन टू कार्बन आप बॉन्ड को काट देंगे। ऑक्सीजन टू कार्बन बॉन्ड को काटेंगे और एक का बना देंगे आप एल्काइल आयोडाइड और दूसरे एल्काइल ग्रुप का बना देंगे आप अल्कोहल। सिंपली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है सिमट का ईथर मैंने लिया था। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया गया अनसिमट का ईथर दिया गया है CH3O ये आपको दिया गया है और इसको मैंने ट्रीट कराया है HI के साथ कराया है। तो बताइए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे क्या था कि सिमट का ईथर था। आप चाहे ये वाला बॉन्ड काटो चाहे ये वाला बॉन्ड काटो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अनसिमट का ईथर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही उठा कि ये वाला बॉन्ड कटेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो मोल सबस्टिट्यूटेड ग्रुप होता है, जो मोल सबस्टिट्यूटेड ग्रुप होता है उनका आप बना दो अल्कोहल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मिथाइल टू ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ पे बन जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
CH3 CH, इससे लगा CH3 और CH3 OH। जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप होगा उनका आप बना दो अल्कोहल और दूसरे वाले का आप बना दीजिएगा आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल अल्कोहल बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड आंसर होगा इसका। आइए, ये जो रिएक्शन है ये SN2 है, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। क्वेश्चन नंबर 66। आइए, द फॉलोइंग टू रिएक्शन ऑफ HNO3 विद जिंक आर गिवन। देखिए होता क्या है, जब आप किसी मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो यहाँ बनता है मेटल नाइट्रेट। तो यहाँ बनेगा मेटल नाइट्रेट बनता है प्लस कुछ और बनता है, X मान लो, Y मान लो, कुछ और बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल नाइट्रेट बनेगा और जो यहाँ पे जो X बन रहा है ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे X क्या होगा। तो यहाँ पहली रिएक्शन आप देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने लिया है जिंक प्लस कंसंट्रेशन HNO3। तो यहाँ पे आप बनाएंगे जिंक नाइट्रेट बनेगा प्लस, अब यहाँ पे X क्या बनेगा? तो यहाँ पे X बन जाएगा आपका NO2 बनेगा। ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो X बनेगा, यदि आप जिंक की रिएक्शन कंसंट्रेशन HNO3 के साथ कराते हैं तो NO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। सेकंड रिएक्शन दी गई आपको, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3। अब की इन्होंने जिंक के साथ डाइल्यूट HNO3 को लिया है तो यहाँ पे जिंक बनेगा नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बनेगा प्लस, अब यहाँ पे जो बनेगा Y जो होगा वो होगा अमोनियम नाइट्रेट, वो बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। ये आपको याद होना चाहिए था कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा मैच कर रहा है? पहले बनेगा NO2 गैस और सेकंड में बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। फोर्थ वाला आंसर होगा। आइए, acetone is treated with the excess of ethanol in the presence of hydrochloric acid. The product obtained. एसीटोन, यहाँ पे इन्होंने एसीटोन को लिया है, ये होता है एसीटोन होता है, और इसको उन्होंने रिएक्ट करवाया है एक्सेस ऑफ इथेनॉल। एक्सेस ऑफ इथेनॉल को लिया है। ठीक है, आइए, और क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया और उसके साथ आपको अल्कोहल दिया गया है। तो यहाँ पे जो होगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले क्या होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज़्यादा होगी, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा पास से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे जो बेस होगा C2H5O- होगा वो आके इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बन जाएगा, और यहाँ पे आके लग जाएगा C2H5 लग जाएगा, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन से लग जाएगा H, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपको प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या है, ये कहलाता है अल्कोक्सी अल्कोहल। ये बन गया आपका अल्कोक्सी अल्कोहल बन गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में यहाँ पे जो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो एक्सेस में लिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा,
वापस से फिर यहाँ पे अल्कोहल आएगा, ठीक है, वापस यहाँ फिर अल्कोहल आएगा। अब आप देखेंगे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके H+ आयन को खींच लेगा और यहाँ से वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा। जब यह वाला ऑक्सीजन इसके H+ आयन को खींचेगा तो वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे जो मिथॉक्साइड आयन, जो इथॉक्साइड है, वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। हुआ क्या, समझ लीजिए, ये कार्बोक्सी अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे इसके पास क्या एक H+ आयन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके H+ आयन को खींचेगा तो यहाँ से वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा। जब यहाँ से वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव को चाहे होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, methanol is a manufactured from methanol, water gas and H2। देखिए, वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये कहलाती वाटर गैस कहलाती है। और साथ में हमने ले लिया H2 ले लिया, इन प्रेजेंट ऑफ आप ले सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड ले लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप वाटर गैस एंड H2 को क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंटेशन में लेते हैं तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। या आप यहाँ पे कोई और बेस भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट एलोटॉप ऑफ फास्फोरस। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, एलोटॉप ऑफ फास्फोरस। एलोटॉप ऑफ फास्फोरस, जो एलोटॉप ऑफ फास्फोरस होते हैं ये 3 होते हैं, 3 एलोटॉप्स होते हैं। फास्फोरस के 3 एलोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, येलो, रेड और ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला पॉइंट, येलो फास्फोरस आर सोल्युबल इन अ वाटर बट इनसोल्युबल इन अ CH2। रॉन्ग है। जो येलो फास्फोरस होता है ये वाटर में इनसोल्युबल होता है, ना कि सोल्युबल होता है। ये वाटर में इनसोल्युबल होता है बट CH2 में सोल्युबल होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया है। सेकंड बात चेक कर लीजिए, रेड फास्फोरस एग्जिस्ट इन अ पॉलीमेरिक फॉर्म, टेट्रा एटॉमिक यूनिट गेट ज्वाइंड बाय अ कोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सही दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है कि जो रेड फास्फोरस होता है वो एग्जिस्ट करता है इन अ पॉलीमेरिक फॉर्म में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो टेट्रा एटॉमिक होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे टेट्रा एटॉमिक है, यहाँ पे 4 फास्फोरस के एटम हैं जो कि आपस में कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हैं और ये आपस में जुड़ के अपना पॉलीमर बनाते हैं। ये आपस में जुड़ के अपना पॉलीमर बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, ब्लैक फास्फोरस आर लीस्ट स्टेबल हैंस मोर रिएक्टिव। गलत है। जो ब्लैक फास्फोरस होता है ये मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, हैंस लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। हमें सही स्टेटमेंट बताना था, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में
क्वेश्चन में आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है तो यहाँ पे होगा एलिमिनेशन 2 हो जाएगा, जो कि एंटाई एलिमिनेशन होता है। ये कैसा होता है? एंटाई एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है तो यहाँ पे एंटाई एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे होगा क्या, आप देखिए, सबसे पहले यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। जिस कार्बन से हैलाइड निकलेगा वो कार्बन कहलाएगा अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। उसके जस्ट अगल बगल वाले कहलाते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास 2 बीटा कार्बन हैं। अब यहाँ पे एलिमिनेशन 2 होगा। जो एलिमिनेशन 2 होता है वो एंटाई एलिमिनेशन होता है। वो कैसा होता है? एंटाई एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ से अब ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl दोनों एक ही प्लेन में है, बल्कि यहाँ पे होगा एंटाई एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से ये D निकल सकता है और यहाँ से H निकल सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन निकलेगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन टू ड्यूटेरियम है। जो कार्बन टू ड्यूटेरियम होता है, इनके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है। बट यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जो कि आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से Cl- निकलेगा और यहाँ से H+ निकलेगा। तो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पे एंटाई एलिमिनेशन हुआ है तो यहाँ पे लग गया D लग गया और यहाँ पे लग जाएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आ गया OH आ गया। ठीक है, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जिस कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है उस कार्बन से OH लगाए, ये कहलाता है विनाइलिक अल्कोहल। ये बन जाता है विनाइलिक अल्कोहल। जो विनाइलिक अल्कोहल होता है इसे हम फिनॉल भी कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होता है, जो कि अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ये टाटोमेजम में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ये टाटोमेजम में पार्टिसिपेट कर जाएगा। टाटोमेजम का मतलब होगा कि यहाँ पे 1,3 हाइड्राइड माइग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे 1,3 हाइड्राइड माइग्रेशन हो जाएगा। जिस कार्बन पे OH लगा है उसी कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये कहलाता है विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है। जो विनाइलिक अल्कोहल होता है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पे टाटोमेजम पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से उठ के इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और जो पाई बॉन्ड है यहाँ से जाके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बनेगा। ये आपका बनेगा मेन प्रोडक्ट। कोई आंसर दिया गया इसका? यस, थर्ड आंसर द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 71। इन अ कंपाउंड कार्बन दिया गया 40% दिया गया, हाइड्रोजन 6.66% दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। आइए, परसेंटेज हमेशा 100 में निकालते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन आपको दिया गया है 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा 53.44% होगा। ठीक है, ये आ गया। आइए, अब क्या करेंगे, आप इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इनके एटॉमिक वेट से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इनके मोल निकल आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.33, इसके मोल आ जाएंगे 6.66 और यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे 3.33 आ जाएगा। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे फर्दर सभी में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3.33, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3.33 से और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3.33 से। तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम कार्बन 1 आ गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा
CH2O आ जाएगा। ये आपका कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। आंसर हो जाएगा 4th। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 72। पिक्रिक एसिड, क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताए इनमें से कौन सा पिक्रिक एसिड होगा, थर्ड होगा पिक्रिक एसिड कहलाता है। ठीक है, आइए देख लीजिए क्या होता है। फिनॉल, ये आपको फिनॉल दिया गया है। फिनॉल का हमने यहाँ पे कहा है सल्फोनेशन का आया इन प्रेजेंस ऑफ आ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बनेगी। यदि आपने इसका सल्फोनेशन लो टेम्परेचर पे कराया तो यहाँ पे होगा आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। और यदि यहाँ पे आपने हाई टेम्परेचर लिया, तो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को ट्रीट कराएंगे कंसंट्रेशन HNO3 के साथ, तो यहाँ पे बनेगा पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बनता है पिक्रिक एसिड बनता है। ये बनेगा पिक्रिक एसिड बनेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल के जब आप सल्फोनेशन कराएंगे लो टेम्परेचर पे तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा। अगर आपने हाई टेम्परेचर पे लिया तो पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है। आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। Among the following compound which can be dehydrated very easily, यदि आपको क्वेश्चन में डिहाइड्रेशन देखना है तो आप चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आइए देखिए, जब यहाँ से OH माइनस आयन बाहर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा टर्सी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे बनेगा टर्सी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टर्सी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 74। फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली। द प्रोडक्ट फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन आप करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और यहाँ पे आपने लिया है अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। तो बताए प्रोडक्ट पी क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा सैलिसिलर डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड आंसर हो जाएगा सैलिसिलर डिहाइड बनेगा। क्या होता है ये देख लीजिए। ये होता है सैलिसिलर डिहाइड्राइड होता है, सैलिसिलर डिहाइड होता है जो कि चिलेशन के द्वारा स्टेबलाइज होता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। Predict the product B in the sequence of a reaction। आइए, अल्कलाइन, यहाँ पे आपने अल्काइन में कराया हाइड्रो। हाँ, यहाँ पे अल्काइन में एडिशन ऑफ वाटर करा रहे हैं। यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4
और लिया है मर्क्यूरिक सल्फेट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CHOH, CH2 डबल बॉन्ड COH, ठीक है। आइए अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जिस कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया उसी कार्बन से OH लगाए तो बन जाएगा विनाइलिक अल्कोहल। ये हो गया विनाइलिक अल्कोहल बन गया। जो कि विनाइलिक अल्कोहल होता है ये अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर जाएगा। यहाँ पे ये टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1,3 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे 1,3 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन उठ के इस वाले कार्बन पे आएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा CH3CHO, यहाँ पे आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट A बनेगा वो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन आपने कहा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एल्डिहाइड की रिएक्शन आप करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है। अब ऑप्शन में आपको चेक करना कि कहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिया गया, एल्डिहाइड दिया गया है। एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन कहलाएगा और अल्फा के जस्ट बगल वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन कहलाता है। बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी आपको दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी एल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो वहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76। The most suitable region for the conversion of a यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको दिया गया प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है और प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। प्राइमरी अल्कोहल को यदि आप ऑक्सीडाइज करा देंगे, यदि आप इसके ऊपर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा PCC होगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल पे जब आप PCC को डालते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है प्रीडियम क्लोरोकोमेट, तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। याद होना चाहिए था आपको। क्वेश्चन नंबर 77। $50 ml ऑफ 2 मोलर पोटेशियम केमनोफोर मोलर मास दिया गया है, डाइल्यूट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है KMnO4 का, जिसका आपको इनिशियल वॉल्यूम V1 आपको दिया गया है, 50 ml दिया गया है और इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई है, कितनी दी गई है, हाँ M1 आपको दिया गया है 2 मोलर दिया गया है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यहाँ पे यदि इन्होंने 500 ml वाटर को ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम आपको दिया गया है 500 ml दिया गया है, तो बताइए इस सॉल्यूशन की फाइनल कंसंट्रेशन M2 क्या होगी। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M2 इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम V2। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है, इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया गया 50 ml दिया गया है और फाइनल वॉल्यूम आपको दिया गया 500 ml दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.2 मोलर। तो यहाँ पे आपकी फाइनल कंसंट्रेशन आ गई 0.2 मोलर आ गया।
और क्वेश्चन ने क्या पूछा, और क्वेश्चन ने आपसे पोटेशियम पर मैग्नेट के मोल पूछे। सबसे पहले आपने क्या किया, मोलरिटी निकाल ली। अब मोलरिटी की हेल्प से हम मोल निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ml। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलरिटी आपको दी गई 0.2 मोलर दिया गया। मोलरिटी के स्थान पे रखेंगे 0.2 मोलर रखेंगे, हमें मोल बताने हैं। तो मोल अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना है, 500 है, 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो मोल हैं वो आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 2, 0.1 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोलरिटी आपके 0.2 मोलर एंड मोल आ जाएंगे 0.1 मोल। आंसर थर्ड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, यहाँ पे इक्वेशन आपको दी गई है। फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ वाटर करवा रहे हैं यहाँ पे अल्काइन में। इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और साथ में ले लिया H2SO4 ले लिया है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। आइए, तो यहाँ पे वाटर जो एडिशन होगा वो ये हो जाएगा CH3 CH2। यहाँ पे आके एक हाइड्रोजन लग जाएगा और इस वाले से लग गया, एक OH लग गया और यहाँ पे आगे ये आ गया। ठीक है, ये आपको बनेगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वापस से इसी कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया, उसी कार्बन पे OH लगाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन गया इनॉल बन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा टाटोमेजम हो जाएगा। यहाँ पे वापस से टाटोमेजम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,3 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, 1,3 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको जो फाइनली प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये आ जाएगा। ये आपको बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है इसका। यस, थर्ड आंसर द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। प्योर नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ प्योर नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड पर सोडियम नाइट्रेट को आपस में ट्रीट कराते हैं तो N2 गैस का फॉर्मेशन होता है, याद होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 80। आयुपेसी नेमिंग। आइए, आयुपेसी नेमिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप करेंगे प्रिंसिपल चैन को छाटेंगे। तो यहाँ पे 5 कार्बनों की प्रिंसिपल चैन निकल रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आपको दिए गए, एल्डिहाइड दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है और कीटोन दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब यहाँ पे जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका एल्डिहाइड होगा, तो बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आयुपेसी की जो नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा ऑक्सो आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑक्सो, सॉरी हाइड्रॉक्सी पहले आएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगी 4 हाइड्रॉक्सी और सेकंड हाइड्रॉक्सी होगी, 1, 2, हाँ सेकंड हाइड्रॉक्सी हो जाएगी, 2 हाइड्रॉक्सी
4 ऑक्सो और 5 कार्बन का एल्केन कहलाता है पेंटेन। तो ये हो जाएगा पेंटेन और सफिक्स होगा अल, पेंटेनल, तो ये हो जाएगा पेंटेनल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आइए। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा फॉलोड बाई एलिमिनेशन, फॉलोड बाई एलिमिनेशन। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बन जाएगा, ऑक्सीजन चला गया, नाइट्रोजन, ये बनेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन आप इसको देंगे, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बन जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपको बन जाएगा सेकेंडरी एमीन बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following has the largest number of a molecule? क्वेश्चन यहाँ पे नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल पूछे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल कहाँ पे होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सबके मोल निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे इसका मोल आपको दिया गया है, 1 मोल दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम की हेल्प से मोल को निकालना है। तो हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम कितना दिया गया है, 22.4 दिया गया है, और 22.4 से डिवाइड कर दिया तो उसका मोल आ गया 1 मोल आ गया, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन में मोल निकाल लीजिए। मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका आपको दिया गया 180 ग्राम दिया गया है, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, तो इसके मोल आ गए 1 मोल आ गए। मतलब यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में मोलों की संख्या सेम है। अगर मोलों की संख्या सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सभी के लिए सेम हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 83। द डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। बट यहाँ पे अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आर्सेनिक और फॉस्फिन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया होता है इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द एल्डोल कंडेंसेशन। आइए, सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया,
और मान लो कि यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये आपका हो गया कीटोन हो गया। यदि आप कीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे आपने ले लिया एल्डिहाइड ले लिया, मान लो कि यहाँ पे आपने ले लिया एल्डिहाइड ले लिया, और यदि आपने यहाँ पे इसका कराया एल्डोल कंडेंसेशन कराया, तो यहाँ बनेगा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आंसर हो जाएगा सेकंड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बताना है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिए कार्बोनिक कंपाउंड दिए गए हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ अ कार्बोनिक कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ carbonyl compound is attractive for the magnitude of positive charge। मतलब जिस कार्बोनिल कंपाउंड पे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड चार्ज ज़्यादा होगी उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का साइज जितना छोटा होगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज उतना ज़्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी उसकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकल के आएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट की होगी, देन सेकंड और देन थर्ड, ये इनकी होगी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। क्योंकि साइज लगातार इंक्रीज करता जा रहा है तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करती जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ अ कैरेट। आपको याद होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कि एंटीमनी और बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है। उसका जो ऑर्डर बन के आएगा वो ये आ जाएगा, आंसर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, Clemmensen reduction. Clemmensen reduction of a ketone is carried out in the presence of which of the following? Clemmensen reduction, जो Clemmensen reduction होता है ये होता है जिंक Hg प्लस कंसंट्रेशन HCl होता है, प्लस कंसंट्रेशन HCl होता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन आपका आ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये कहलाती है रोजनमुंड रिडक्शन, ये कहलाता है रोजनमुंड रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पे होता है क्या है, जब आप किसी एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ये बना देता है एल्डिहाइड। ये एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है
सिंपली आप क्या करेंगे, इसका बना देंगे एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बन जाएगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपको बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, एट ग्राम कॉपर डिस्पेस 27 ग्राम सिल्वर फ्रॉम aqueous solution of HNO3 if equivalent weight of copper is 32 the equivalent weight of a silver। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 ग्राम कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है 27 ग्राम सिल्वर को फ्रॉम aqueous सॉल्यूशन में से। मतलब 8 ग्राम कॉपर 27 ग्राम सिल्वर को ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आपको दिया गया 32 ग्राम दिया गया। क्वेश्चन ने आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर पूछा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा देंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर का वेट आपको दिया गया 8 ग्राम दिया गया है एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 32 दिया गया है इक्वल टू वेट ग्राम ऑफ सिल्वर 27 ग्राम दिया गया है और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 चौको 28 4 9 8 10। इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108 ग्राम आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। आइए क्वेश्चन नंबर 90, ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप जब कार्बन डाइऑक्साइड का आते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड आंसर होगा ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर का आते हैं तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 91, डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3 of gives decomposition of HNO3 to gives brown color gas। decomposition of HNO3 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो NO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो NO2 गैस होती है ये ब्राउन कलर की होती है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि बताइए कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। तो NO2 गैस प्रोड्यूस होगी जो कि ब्राउन कलर की होती है। सेकंड आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92, X is a heater with a soda lime and give ethane। X is a, आइए X को हमने ट्रीट कराया सोडा लाइम के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये कहलाता है सोडा लाइम कहलाता है। तो यहाँ पर एथेन C2H6 का फॉर्मेशन हुआ है। आइए देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पे होता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे डिसेंट ऑफ चैन होता है। यहाँ पर डिसेंट ऑफ चैन होता है, मतलब यहाँ पे कार्बन की एक संख्या कम हो जाती है। अगर यहाँ पे C2H6 है तो यहाँ पे जो X होगा वो आपको हो जाएगा प्रोपेनोइक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो X है वो आपका होगा प्रोपेनोइक होगा। आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर होगा।
इन अ सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड यील्डेड अ कंपाउंड डी। क्वेश्चन में आपसे कंपाउंड डी की जानकारी मांगी गई है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया, जिसकी रिएक्शन आपने कहा दी SOCl2 के साथ कराया है, ठीक है। आइए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, SOCl2 के साथ करा रहे हैं। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट B बनेगा, ये प्रोडक्ट B बन जाएगा CH3 CH2 COCl, ये बन जाएगा। यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर लग जाएगा Cl लग जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा, ये बनेगा प्रोपायोनिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, B हो जाएगा। अब B की रिएक्शन आपने करा दिया, अमोनिया के साथ करा दिया है। जब B की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से अब ये HCl बाहर निकल जाएगा और ये NH2 अंदर लग जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, जो प्रोडक्ट C होगा वो बन जाएगा CH3 CH2 CO और NH2, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा CH3 CONH2, ये बन जाएगा प्रोपेनामाइड, ये बन जाएगा आपका प्रोपेनामाइड बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट C हो जाएगा। अब C की रिएक्शन आपने कहा दिया, बेस के साथ कहा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Br2। तो यहाँ पे जो आपका जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा इथेनामीन बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये आपको बन जाएगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following present the correct order of acidity in the given compound? Acidity का यहाँ पे हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। आंसर फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस आई इफेक्ट लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लगे हैं माइनस आई इफेक्ट लगे हैं, लेफ्ट राइट जाने पे माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज कर जा रहा है, तो एसिडिक स्टम भी डिक्रीज कर जाएगी। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका। क्वेश्चन नंबर 95। फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद फ्रूटी स्मेल। जो फ्रूटी स्मेल होती है हैविंग ईस्टर, जो ईस्टर होता है ये फ्रूटी स्मेल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो यहाँ पे हमने ले लिया है CH3C और प्लस हमने ले लिया यहाँ पे अल्कोहल ले लिया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक मोल वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा CH3COOC2H5 प्लस वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आपने अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराया तो यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया और जो ईस्टर होता है वो फ्रूटी स्मेल देता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ईस्टर इन अल्कलाइन मीडियम इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रा बेसिक एसिड। इनमें बताया कौन सा टेट्रा बेसिक एसिड होगा। टेट्रा बेसिक एसिड वो होते हैं जिनके पास वैलेंस फैक्टर 4 होता है, जिनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 होंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 4 होता है। इसके पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका जो वैलेंस फैक्टर वो 4 होगा, ये कहलाएगा टेट्रा बेसिक एसिड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98।
Among the given compound, the most susceptible to nucleophilic attack at the carbonic compound, आंसर्स का हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, हाँ जो एसिटिक क्लोराइड होगा ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक मोस्ट इजीली हो जाएगा, आंसर्स का होगा फोर्थ होगा। एथाइल एसिटोएसिटेट गिव्स द टेस्ट ऑफ आ, बिल्कुल सही है, पहला भी देगा, सेकंड भी देगा और ये थर्ड भी देगा। यस, इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ये तीनों देता है, ठीक है। आंसर का हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टिव वेट, वन मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। यदि हम इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे वेट आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, वन इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है इतना होता है। यदि हम इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा करीब 54.55 इंटू 10 की पावर माइनस 8 kg आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। बट क्वेश्चन में आपसे आंसर मिलीग्राम में पूछा गया है, तो kg को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स आ जाएगा 54.55 इंटू 10 की पावर 2 मिलीग्राम आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। आइए